Good morning to you all and very much welcome to the new class. नई क्लास है. You all are very much familiar with the subject क्योंकि आप लोग क्लास 6 में भी हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी सब कुछ अलग अलग पढ़ चुके हैं. And today in this first chapter we will start with the medieval years and its sources. medieval years का जो टाइम है that is very very important in history क्योंकि इस पीरियड में बहुत सारे चेंजेस आए थे पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली, कल्चरली, हर तरह से जो लाइफ था लोगों का वो अफेक्टेड था और बहुत डाइवर्स चेंजेस थे. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और क्योंकि ये बहुत लंबा समय था, ठीक है, इट वाज रियली अ वेरी बिग टाइम, बहुत ही लॉन्ग स्ट्रेच था इस medieval पीरियड का. सो व्हाट द हिस्टोरियंस हैव डन, दे हैव डिवाइडेड इट इनटू 2 phases. ठीक है, इसको 2 फेज़ में डिवाइड कर दिया गया. एंड एवरी टाइम आई यूज टू से इन द प्रीवियस क्लास इवेंट दैट यू प्लीज़ बेटर सी दिस टाइम लाइन. ओके, ये टाइम लाइन आपको ज़रूर देखना है ना. दिस इज़ द अर्ली medieval पीरियड एंड द लेट medieval पीरियड. अर्ली medieval पीरियड फ्रॉम 800 to 1200 and the late medieval period 1300 to 1800. ओके, सो ये बेसिक जो फर्स्ट थिंग है वो ध्यान रखनी है कि अर्ली medieval पीरियड शुरू हुआ था फ्रॉम 800 एंड इट एंडेड टू 1200 सेंचुरी, जहाँ की हिस्ट्री ऑफ पावरफुल डायनेस्टीज़, पालाज, राजपूत, राष्ट्रकूट, चोलाज, इस तरह की जो डायनेस्टीज़ थे उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. एंड इन द लेट medieval पीरियड they were the Turks, the Mughals, the Afghans, इन लोगों ने जो बाहर से आए और what the changes they brought with them, that is the thing which we will deal with in the late medieval period. So the medieval period is divided into 2 phases, early and late, from 800 to 1200, from 1300 to 1800. Okay, so this is the first thing what you have to learn. Now the different names for India. उस वक्त इंडिया को अक्रॉस द एजेस, इंडिया जो था वो हर जगह इट वॉज वेरी मच पॉपुलर. लोग यहाँ आते थे ड्यू टू द रिसोर्सेज अवेलेबल हियर विद फॉर द ट्रेडिंग एंड द अदर थिंग्स. जो जोग्राफिकल एरियाज थे वो वेराई करते थे. यहाँ जितने लोग भी आए उन लोगों ने अपने अपने तरीके से इसे रेफ़र किया. ओके, सो द region of the Indus and its tributaries to the entire subcontinent, and the more famous among these names, जितने भी नाम लिए गए उस वक्त इंडिया के, जितने नाम हमारे देश के रखे गए, उनमें से जो मोस्ट फेमस वंस थे we will mention them only here. फर्स्ट इज़ जम्बू द्वीपा. ठीक है, ये जो नाम है वो हमारे पुराने ग्रंथों में, पुराणास और वेदों में मेंशन किया गया है. आप लोग कभी संकल्प वगैरह सुनेंगे, जब आपकी पूजा पाठ का संकल्प होता है तो उसमें भी ये जम्बू द्वीप यूज़ किया जाता है. देन द नेक्स्ट वन इज़ भारतवर्ष. द कंट्री वॉज सो नेम्ड आफ्टर द भारत टाइप दैट एग्जिस्टेड इन द ऋग्वेदिक टाइम्स. ये भी ऋग्वेदिक समय में जो ट्राइब था उन लोगों को रेफ़र करके ये नाम दिया गया. द थर्ड वन इज़ आर्यावर्त. आर्यावर्त यानी द लैंड वेयर द आर्यंस वर सेटल्ड. यहाँ लैंड ऑफ आर्यंस, इसीलिए इसे आर्यावर्त कहा जाता है. ये नाम दिया गया था अराउंड 150 BC टू द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडिया, क्योंकि उसी एरिया में आर्यस सेटल्ड थे. देन तिएनछू एंड यिंटू, ये जो नाम है वो चाइनीज़ ने दिया था, वो इंडिया को इसी नाम से बुलाते थे. हिंदुस्तान, दिस टर्म इज़ derived फ्रॉम द ग्रीक वर्ड इंदुस और इंदोस, द रिवर इंदुस और उससे हिंदू, हिंदुस्तान. ठीक है, ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है. देन हिंद, जो कि अरब्स कहते थे. अरब, हम इस रीजन को, इस पूरे जोग्राफिकल रीजन को हिंद कह के बुलाया करते थे. देन इंडिया, एंड दिस टर्म वॉज यूज्ड बाय द ब्रिटिशर्स. ओके, सो दीज मेनी आर द डिफरेंट नेम्स ऑफ इंडिया. आपको ये याद करना है किस समय था, किसने रेफ़र किया था, कहाँ मेंशन्ड है, ये सभी चीज़ें आपको इंडियन नेम्स से रिलेटेड
पढ़नी है और याद रखनी है। नाउ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द मिडिएवल पीरियड, क्या क्या फीचर्स थे, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई मिडिएवल पीरियड में जो इतना ज़्यादा इसे इम्पॉर्टेंट बनाती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्ट्रगल बिटवीन पालास, प्रतिहार्स एंड राष्ट्रकूटास, ये जो बहुत ही मेजर डायनेस्टीज़ थे उस वक्त के, उनके बीच का जो पावर को लेके जो लड़ाई चल रही थी, द स्ट्रगल वॉज गोइंग ऑन ओवर द टेरिटरीज, ओवर द पर्टिकुलर रीजन्स, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देन द इमर्जेंस ऑफ सेवरल राजपूत किंगडम्स इन नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न इंडिया, नॉर्दर्न और वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया में बहुत सारे राजपूत किंगडम्स उभर के सामने आए। दैट वाज ऑल्सो अ वेरी सिग्निफिकेंट थिंग ऑफ द मिडिएवल पीरियड। देन एक्सटेंसिव क्लियरिंग ऑफ लैंड लेड टू स्प्रेड ऑफ एग्रीकल्चर एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ लार्जर सेटलमेंट्स, बहुत ज़्यादा बड़े संख्या में, बहुत बड़े नंबर्स में, बहुत बड़े एरियाज़ को साफ़ किया गया ताकि एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया जा सके, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा था, लोगों के इंटरैक्शंस बढ़ रहे थे, आना जाना बढ़ रहा था। सो सेटलमेंट्स जो थे वो धीरे धीरे बड़े हो रहे थे और उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के रहने की जगह चाहिए थी और एग्रीकल्चर चाहिए था। सो फॉर दैट द लार्ज लैंड वॉज क्लियर्ड। फोर्थ वन इज़ फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ विद इकोनॉमिक एंड सोशल डिफरेंसेस। जब ज़्यादा लोग मिलेंगे, ट्रेडिंग होगा, कल्चरल एक्सचेंज होगा, लोगों के सेटलमेंट्स एक जगह से दूसरे जगह होंगे, तो डाइवर्सिटीज़ आएंगी और चीज़ें और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती जाएंगी, घनी होती जाएंगी। ओके, देन द अराइवल ऑफ द तुर्क्स फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द दिल्ली सल्तनत, दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मिडिएवल टाइम कि तुर्क्स आए थे नॉर्थ वेस्ट से और दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। स्प्रेड ऑफ द भक्ति एंड सूफी मूवमेंट, ये जो वैदिक एज में ब्राह्मणिज्म था, कंट्रोल था, डोमिनेशन था ब्राह्मण्स का ओवर ऑल द थिंग्स, इवन ओवर द किंग, तो उससे दूर होने के लिए, उससे रीड होकर के, उससे तंग आ करके ये भक्ति और सूफी मूवमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ा एंड फॉलोवर्स इसके बढ़ते चले गए। इट वॉज ऑल बिकॉज ऑफ द डोमिनेशन ऑफ द ब्राह्मण्स एंड द अदर रिचुअल्स विच वर वेरी एक्सपेंसिव दैट टाइम। इसे हम लोग फिर और डिटेल में आने वाले चैप्टर्स में डील करेंगे। एंड देन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द मुगल एम्पायर, दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट feature of the medieval period. Now if we talk about the sources of history, कि कहाँ से हमें इन चीज़ों की जानकारी मिलती है, we all know that the history is all about knowing what is being done in the past, जो भी हुआ उसे chronologically arrange करना। There are some more features of the medieval period जो आपकी बुक में दिए हुए हैं और 4-5 points that you will discuss. We will discuss in the class and you read the book, like the rise of the Marathas and Sikhs, increase in trade and economic prosperity, arrival of European companies, emergence of new cities, फिर इंडियन कल्चर का जो एक कंपोजिट रूप में, यानी कि बाहर के कल्चर और यहाँ के सबको मिला जुला करके, जो सबको अपना करके यहाँ का एक और कल्चर का फ्लरिश होना। सो ऑल दीज वर द फीचर्स। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, हम जानते हैं कि हम सोर्सेज को 2 पार्ट्स में, 2 काइंड्स में डिवाइड करते हैं, द लिटरेरी सोर्सेज एंड द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज का मतलब होता है जितने भी रिटन अकाउंट्स हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है, जिन्हें हम पढ़ सकते हैं, जिन्हें हम समझ सकते हैं, जिन्हें डेट कर सकते हैं। ऑल दीज वर द सब्जेक्ट लाइक रिलीजन, साइंस, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, इन सब से रिलेटेड जितने भी हमारे पास रिटन वर्क हैं वो सब हमारे लिटरेरी सोर्सेज हैं, जिनसे हम हिस्ट्री के बारे में और भी बेहतर समझ सकते हैं, उसे पढ़ सकते हैं। एंड दैट लिटरेरी सोर्सेज को भी ब्रॉडली डिफाइन किया जा सकता है 2 पार्ट में, इंडिजिनस एंड द फॉरेन सोर्सेज। वो रिटन रिकॉर्ड्स जो यहाँ लिखा गया, यहाँ के लोगों ने लिखा, राइटर्स वर देयर, या कुछ ऑटोबायोग्राफीज हैं, या तो वो हैं, या फिर फॉरेन वंस। फॉरेन सोर्सेज का मतलब जो बाहर से ट्रैवलर्स आए, उन्होंने जिस तरह से हमारे देश को समझा, यहाँ के सोशल और कल्चरल बैकग्राउंड को समझते हुए, और उन्होंने अपनी जो बातें लिखी, दैट इज़ ऑल्सो द सोर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ दैट टाइम।
ओके। सो ये जो डिफरेंट राइटिंग्स हैं ये सब हमें बताती हैं कि क्या स्थिति थी समाज की उस समय, कैसे लोग डिवाइडेड थे, रूल किस तरह होता था, प्रजा कैसे रहती थी, ट्रेडिंग कैसा था, ये सब कुछ। इफ़ वी कम टू नो अबाउट द थिंग्स रिलेटेड विद द पीपल ऑल ओवर that time working inside or the going out of the country for trade, okay. Then the archaeological sources जो remains होते हैं left behind by our ancestors, जो हमारे पूर्वज उस समय के लोग छोड़ के गए हमारे लिए, या वो दब गया ज़मीन में, काफ़ी दिनों बाद उसे आर्कियोलॉजिस्ट ढूंढ निकालते हैं, उस पर रिसर्च होती है, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, एंड देन दे कम टू नो अबाउट द डेट्स एंड द राइटिंग्स अबाउट ऑल दैट, ठीक है। तो इसमें द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज आर द बिल्डिंग्स, जो रिमेन्स ऑफ द बिल्डिंग्स हैं जो बचे हुए हैं, पॉटरी, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स, स्कल्पचर्स, इंस्क्रिप्शंस यू ऑल नो, द राइटिंग ऑन द वॉल, जो इनग्रेव करके लिखा जाता है वॉल पे, उसे इंस्क्रिप्शंस कहते हैं। सो ऑल दीज आर द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, या फिर कॉइन्स हैं, पेंटिंग्स हैं, ये सब कुछ, ठीक है। फोर्ट्स, टेम्पल्स, मॉस्क, पैलेसेस एंड अदर स्ट्रक्चर्स टेल्स अस अबाउट द आर्किटेक्चरल स्टाइल। जब हम कोई भी किसी मंदिर को देखते हैं जो सैकड़ों हज़ारों साल के पहने हुए मॉन्यूमेंट्स हैं, जो मंदिर हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, तो व्हाट दे टेल अस कि उस वक्त का आर्किटेक्चरल स्टाइल क्या था, किस तरह का बिल्डिंग उस समय बनाते थे, क्या मटेरियल यूज़ करते थे कि अभी भी वो इतने स्ट्रांगली खड़े हैं। सो दे ऑल गिव अस सो मेनी इंफॉर्मेशंस, ओके। देन इंस्क्रिप्शंस ऑन द स्टोन सरफेस, कॉपर प्लेट्स एंड वॉल्स ऑफ टेम्पल्स, ओके, so reveal the extent of medieval kingdoms and achievements of different rulers. Inscriptions राजा महाराजा लोग लिखवाते थे ताकि उनके जाने के बाद भी सालों साल तक उन्होंने जो भी कुछ काम किए, चाहे वो वेलफेयर वर्क हो या जो बैटल उन लोगों ने जीते, अपनी विक्ट्री का भी जितना भी कुछ था वो डिटेल वो इंस्क्राइब करवाते थे वॉल पे, ताकि सैकड़ों हज़ारों सालों के बाद भी लोग उसे पढ़ें और उनके उस लाइफ को समझ सकें, उनकी विक्ट्री को समझ सकें, उनके जो भी उस समय हालात थे उसे बेहतर समझ सकें, ओके। सो दे गिव अस वेरी डिटेल्ड अकाउंट ऑफ दैट टाइम। देन कॉइन्स अगर आप देखते हैं, यू कैन सी हियर इन योर एट योर स्क्रीन दैट द कॉइन्स आर देयर, दे इन्फॉर्म अस अबाउट द नेम्स। ऑब्वियसली कॉइन्स हैं तो उसमें कुछ एम्बलेम्स बने हुए होंगे, नाम लिखा होगा, कोई ऐसा मार्क होगा जो बताता होगा कि वो किस समय का है, किस डायनेस्टी को बिलोंग करता है। तो ऑल दीज थिंग्स टेल अस अबाउट द पास्ट, ओके। सो दे आर द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज एंड द स्टडी ऑफ द कॉइन इज कॉल्ड द न्यूमिज्मेटिक। जब जो कॉइन की स्टडी हम लोग करते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं, दैट स्टडी इज कॉल्ड द numismatics. And then the miniature paintings of the medieval period, they also tell us about the customs, clothes, food and other cultural habits of the people, okay. जैसे आज के समय में जो पेंटिंग बनेगी वो आज के लिए बनेगी। अगर आप कोई बहुत एंशिएंट पेंटिंग देख रहे हैं जिसमें कोई वेपन लेकर के और किसी एनिमल को हर्ट कर रहा है, उसका शिकार कर रहा है, देन यू थिंक वंस ना कि अच्छा लोग पहले ऐसे शिकार करते थे। फिर अगर किसी में आप किसी जगह ये आप इंस्क्राइब देखते हैं कि उसे आग में पका रहे हैं, या औरतें हैं दे आर कैरिंग द पॉट्स, राजा महाराजा घोड़ों पे बैठे हैं, हाथियों पे बैठे हुए हैं, तो ये एक इम्पैक्ट देता है उस समय का कि उस वक्त लोग कैसे ट्रैवल करते थे, किस तरह अपनी लाइफ को जीते थे। सो दे ऑल आर द सोर्सेज ऑफ द हिस्ट्री, ओके। सो इन द फर्स्ट चैप्टर यू हैव टू यही आपको देखना है कि किस तरह से आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी सोर्सेज को मिला करके हम लोग अपनी हिस्ट्री को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। हियर आर सम इम्पॉर्टेंट लिटरेरी सोर्सेज, कुछ एक लिटरेरी सोर्सेज जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, जो हमें जानकारी देते हैं बीते हुए समय की। क्रॉनिकल्स लाइक द तुज़्के फ़िरोज़ शाही, जिसे लिखा था ज़ियाउद्दीन बरौनी ने, तुगलकनामा बाय अमीर खुसरो। तो इसी तरह से आपको ये पूरा चार्ट
पढ़ना है और याद रहना चाहिए कि तुज़के बाबरी किसने लिखी, पृथ्वीराज रासो किसने लिखी है, अकबरनामा किसने लिखा, आईने अकबरी किसने लिखी। तो ये सब कुछ, ये पूरा चार्ट आपको याद होना चाहिए। ओके, सो कीप ऑन रीडिंग, गो थ्रू द चैप्टर और अच्छे से पूरा चैप्टर पढ़िए। ट्राई टू डू द बैक एक्सरसाइजेस। ओके, थैंक यू।